बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिज़िक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन, फेडरल बोर्ड। हमारा यूनिट नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू है। देखें, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहते हैं इट इज़ द बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि उसकी फेज चेंज हो जाएगी। अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा। सो अगर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि इतनी एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करे या फिर रिलीज़ करे कोई भी सब्सटेंस, जब उसकी फेज चेंज हो, मिसाल के तौर पे अगर आप आइस लेते हैं तो ये सॉलिड की फॉर्म में होती है। अगर आप उसको बाहर पड़ा रहने देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड में आ गया, उसकी फेज चेंज हो गई। अब उसने कोई ना कोई एनर्जी गेन की है, ज़ाहिर सी बात है। अगर वो सॉलिड से लिक्विड में आया है तो उसने एनर्जी गेन की है, जिस वजह से तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, वो उसकी लेटेंट हीट हो जाएगी। इसी तरीके से एवेपोरेशन में भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं, अगर आप उसको टेम्परेचर चेंज नहीं करते, वो खुद ब खुद जो है ना वो एवेपोरेट होते रहते हैं, तो फिर वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ रहे हैं, मतलब वो कुछ एनर्जी गेन कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स। तो जितनी एनर्जी वो गेन करेंगे, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना, जिसकी वो एब्जॉर्ब करेंगे कि वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वो भी लेटेंट हीट होती है। अब फॉर एग्जांपल देखें, कहते हैं फ्रॉम, सबसे पहले कहते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट लुक एट द ग्राफ in the figure 11.16 between the temperature and the heat energy which is added uniformly to the ice -20 to 110 degree centigrade after its boiling point. This graph shows 5 portions. For example, अगर आपने इसके अंदर आइस ली, बीकर के अंदर आइस लेने के बाद आपने थर्मोमीटर रख के बीच में और नीचे से हीट करना शुरू किया। हीट करेंगे, ज़ाहिर सी बात है अंदर से वो हीट जाएगी, उसका इनिशियल टेम्परेचर -20 है, वो हीट वो गेन करते रहेगी, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। ये पॉइंट ए से बी तक देखें, ये ए से बी तक वो आ तो गया 0, अब वो मेल्ट होना शुरू हो गई और उसका 0 ही रहेगा जब तक कि सारी की सारी आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। अब चूँकि नीचे से हीट उसको कॉन्टीन्यूसली मिल रही है, कॉन्टीन्यूसली हीट आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर रेज करना शुरू कर देगा और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। जब ये जो C2D है, ये उसका टेम्परेचर आ गया D पॉइंट पे 100। अब इसके बाद जो है वो फर्दर उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा D से E तक, जब तक कि सारे का सारा जो वाटर है वो एवेपोरेट नहीं हो जाता। इस तरीके से जो हमारा B2C है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यही ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है कि इसमें सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, और उस वक्त तक उसका टेम्परेचर सेम रहेगा जब तक कि सारे का सारा चेंज नहीं हो जाएगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ऐसे ही C से D तक जो है ना वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको LV कहते हैं, ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट। और D से E जो है ना वो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद वेपोराइट 100 है तो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा जब तक ये सारे के सारा वेपोरेट नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मैस ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल Q जो है ये अमाउंट ऑफ हीट है, M जो है ये मैस है उसका। इस तरीके से डेल्टा Q, जितनी वो हीट उसकी चेंज आएगी वो बराबर हो जाएगा M डेल्टा F। M डेल्टा F, डेल्टा F क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कि ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस का कहलाता है। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ 1 किलोग्राम। क्योंकि अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो ये देखें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा Q ओवर M। ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी बनाई जा सकती है। आप जब उसकी इक्वेशन फार्मूला निकाल लेते हैं इक्वेशन, फिर उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, यहीं से पढ़ते जाएंगे देख के कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास, यूनिट है तो 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड, या फिर लिक्विड इनटू सॉलिड, दोनों में चेंज, यही फ्यूजन होता है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अब
इसका जो यूनिट होता है वो होता है, देखें ये हो जाएगा जॉल और मैस का किलोग्राम। तो इसको यूँ लिखेंगे जॉल्स पर किलोग्राम, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जॉल्स पर किलोग्राम लिख सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये आगे न्यूमेरिकल में यूज होगी 3.33 × 10⁵ जॉल्स पर किलोग्राम होती है। नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब वेपोराइज होना है उसने, तो सेम वही वाली लेकिन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गिवन mass of a substance from liquid state to gaseous state, लिक्विड से गैसियस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना, उसमें वो लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी वो उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। इसमें डेल्टा क्यू किस बराबर हो जाएगा, एम डेल्टा एफ के, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको थोड़ा सा जो है ना वो हम चेंज कर देंगे, सिंपल वही चीज़ रहेगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल वी हो जाएगा, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब अगर आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फाइंड करनी है तो डेल्टा क्यू ओवर एम हो जाएगा, सिंपल एल एफ की जगह एल वी लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेम वही है डेफिनेशन, जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। सो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, जाउल्स पर किलोग्राम, चूँकि सेम है, हीट का जौल आ गया, मैस का किलोग्राम आ गया, तो जौल्स पर किलोग्राम होता है। 11.5 नेक्स्ट देखें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। अब जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, किसी भी जिस भी कंटेनर पे अगर आपने रखे के अंदर गैस होगी तो उसके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, प्रेशर लगा रहे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वो आपस में कोलाइड करते हैं, इसके अलावा वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी बार बार आकर टकरा रहे होते हैं, और यही जो टकराना होता है यही उनका प्रेशर होता है। अगर वो ज़्यादा टकराएंगे, बार बार टकराएंगे, ज़ोर से टकराएंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो P = F/A, ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर गैस का बढ़ा दिया जाए तो पार्टिकल्स ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा मूव करेंगे, जितना ज़्यादा मूव करेंगे वो इतना तेज़ी के साथ कंटेनर जो है उसकी वॉल्स के साथ बार बार आकर टकराएंगे, ज़्यादा टकराएंगे, और इसी के से जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज ऑल्सो इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे तो ऐसे में उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही बॉयल्स लॉ में पीछे हमने ये पढ़ा है ना, प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अगर हम एक तरफ से प्रेशर टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आप जो है लेट्स सपोज के बाय मैस, मैं कह रहा हूँ कि 1 किलोग्राम गैस बाय मैस जो है वो आप एक कंटेनर में डालते हैं जो कि बहुत छोटा सा है, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर वही 1 किलोग्राम गैस बाय मैस जो है वो उतनी ही वही गैस जो है वो आप किसी बड़े कंटेनर में डालेंगे तो उसके ऊपर लगने वाले प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, चूँकि उसका टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ अ गैस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे ऐसे में नंबर ऑफ कोलिजन उनका बढ़ जाएगा, कंटेनर के साथ बढ़ेगा और वो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। एक तरफ आपने थोड़ी सी गैस डाली हुई है, दूसरी तरफ आपने बहुत ज़्यादा गैस डाली हुई है। जैसे कि एक बैलून है, एक बैलून के अंदर आप थोड़ी सी हवा भर देते हैं, दूसरी बार उसमें बहुत ज़्यादा हवा भर देते हैं, तो ज़्यादा वाला ज़्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ जो है ना वो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा, पार्टिकल्स ज़्यादा आ गए हैं, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं कि जब किसी सर्किट के साथ या फिर कोई भी मेटल है या फिर कोई अच्छा कंडक्टर है, जब उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर है तो जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा होता है तो सामने से रेजिस्टेंस आ रही होती है जो उसको रोक रही होती है। अगर हम वो रेजिस्टेंस कम करें तो उसकी कंडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स या फिर हीट वगैरह को कंडक्ट करता है। तो कुछ अच्छे कंडक्टर हैं, कुछ बुरे कंडक्टर हैं जो ज़्यादा, जिनके अंदर से आसानी से बिजली गुजर जाती है या हीट गुजर जाती होती है, तो वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स हैं दे आर बेस्ट कंडक्टर्स।
असल में क्या होता है कि जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाता है, टेम्परेचर जब डिक्रीज़ करेंगे तो जो उनके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे गैसेस कंडक्टर के, वो स्लो डाउन हो जाएंगे। जब वो स्लो डाउन हो जाएंगे और वहाँ से फिर उनको जो चार्जर कैरियर्स हैं, जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेकर जा रहे हैं, उनको जगह वहाँ से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो है ना वो कंडक्शन उनकी बढ़ जाएगी। कहते हैं व्हेन वी कंडक्ट वायर डिवाइस विद अ बल्ब विद अ सेल करंट पास थ्रू इट, करंट फ्लोज means free electrons from the wire from gaps between the atoms of conductor, but they collide with the atoms of the conductor। जैसे मैंने बताया कंडक्टर के एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो उसको हिंड्रेंस आ जाती है, एक रुकावट आ जाती है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब अगर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हो तो एक अलग बात है। कहता है कि एटम ऑफ द कंडक्टर आर वाइब्रेशन मोशन विद डिक्रीज इन टेम्परेचर देयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस, दिस इंक्रीजेस द साइज ऑफ द गैस बिटवीन द एटम्स। ठीक है, कि जब उनका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उनकी अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो एक दूसरे से स्क्वीज करीब करीब हो जाएंगे और ऐसे में एटम्स के दरमियान में जो फासला है वो बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जर कैरियर है जो करंट लेके जा रहे हैं वो उनको ज़्यादा मिल जाएगी जगह। तो ऐसे में गैप मिलने की वजह से वो ज़्यादा आसानी से जो है वो वहाँ से निकल सकते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। सो इन चीज़ों को जो है ना वो कंडक्शन कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर से कंडक्टर जो है वो बहुत कम रेजिस्टेंस या विदाउट रेजिस्टेंस जो है वो पास कर सकता है। ऐसा बहुत मुश्किल है लेकिन ऐसे कंडक्टर्स बनाए जा सकते हैं। उन कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है, जिनकी मिसाल जो है वो कहते हैं स्टडिंग द प्रॉपर्टीज लो टेम्परेचर वी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मर्करी बिकम 0 व्हेन कूल टू 4.2 केल्विन या -268.95 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ही कम जो है ना वो टेम्परेचर होता है। ये इतना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम मर्करी को जो है वो 4.2 केल्विन तक ठंडा कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो, उसके अंदर से करंट फुल अमाउंट में जाएगा और वो बहुत अच्छा कंडक्टर के तौर पर एक्ट करेंगे। इनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो यूज़ होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, पार्टिकल की एक्सेलरेशन में, मैग्नेटिक जो है ना वो मैग्लेव जिसको कहते हैं, ट्रेन्स जो ज़मीन से थोड़ी ऊपर चल के चल रही होती हैं, वहाँ पर भी ये यूज़ होती हैं क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, तो रेजिस्टेंस को जो है वो कम से कम जो है वो किया जाता है। बाकी रिसर्चेस की जा रही हैं ताकि हम इससे मज़ीद एक्सप्लोर करें और नई से नई चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमारे चैप्टर फिनिश हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब अपने लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।